नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक किसान था जिसकी खेती हर साल बहुत अच्छी होती थी, पर एक साल हुआ क्या कि उसकी फसलें सूखने लगीं। अब कारण क्या था? कीट था या बारिश की कमी? इनके कारण उनकी फसल कम हुई। अब बच्चों, आपको बताना है कि किसान वो क्या उपाय करे कि फिर से उसकी फसल पहले जैसी ही अच्छी होने लगे। बच्चों, किसान के लिए उपाय आप लोग दूसरी कक्षा में आइएगा तो हमें बताइएगा। तब आप लोग अपने बुक में नोट करके लाइएगा अपनी कॉपी में, और दूसरी कक्षा में अपने उपायों की चर्चा हमसे कीजिएगा। बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किस पाठ की बात कर रहे हैं, बता सकते हैं? सही। आज हम लोग कक्षा 9वीं के 15वें अध्याय में के खाद्य संसाधनों में सुधार को पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा उस ओर ले जाने के लिए एक कहानी और एक पहेली के माध्यम से उस ओर मोड़ी, ताकि आप लोग समझ पाएँ। अब आता है खाद्य संसाधन कहते किसे हैं। आप लोग संसाधन तो बहुत बार पढ़े हैं, वन एक संसाधन है, तो खाद्य संसाधन को कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे? संसाधन ही हम लोग कहते हैं कि जो मनुष्य के उपयोग में ज़्यादा से ज़्यादा जिन वस्तुओं का मनुष्य उपयोग करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। खाद्य संसाधन हो गया कि वैसे भोज्य पदार्थ जो हमारे पेट भरने के काम में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भोजन के रूप में इस्तेमाल हो, उसे खाद्य संसाधन कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों की इसकी परिभाषा हम और कैसे दे सकते हैं विज्ञान के रूप में। बच्चों, यहाँ जैसे परिभाषा आप लोग देख पा रहे हैं कि जिन स्रोतों में हमें भोजन या खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें खाद्य संसाधन कहते हैं। बच्चों, आप इस लाइन को भी याद रख सकते हैं, पर मैं कहूँगी कि परिभाषाओं को आप रटे नहीं, समझें कि खाद्य जो हम खाते हैं, सीधा समझिए कि जो हम खाते हैं जिनसे हमारा हमारे जीवन में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, वो खाद्य संसाधन हुए। ऐसे याद रखिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि खाद्य संसाधन क्या है। अब आती है बात कि ये संसाधन जो है खाद्य संसाधन मुख्यतः किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये मुख्यतः हमें दो रूप से प्राप्त होते हैं। पहला है वनस्पति। मुख्य स्रोत है वनस्पति के क्या क्या, जैसे मिलते हैं हमें अनाज, दालें, सब्जियां, फल, खाद्य, तेल, मसाले, ये सब वनस्पति स्रोतों से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। बच्चों, आप लोग तस्वीर में भी देख पा रहे हैं। तस्वीर का फ़ायदा ये है कि इनकी तस्वीरों से आप उसके एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, और ये तस्वीरें आपको समझने में भी मदद करती हैं। बच्चों, अब चलते हैं दूसरे स्रोत की ओर। दूसरा स्रोत जो हमें सब मिलता है वो है जंतु से। अभी आप लोगों को पहेली में मैंने बताया था कौन है किसानों का साथी, तो आप ही लोगों ने बताया था कि गाय। तो गाय से हमें दूध मिलता है, और उस दूध से हम दूध के कई तरह के उत्पाद तैयार करके इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जंतु से मिलने वाला स्रोत है मांस, अंडे, मछली आदि। और आप लोग तस्वीरों में भी बच्चों देख पा रहे हैं कि मछली, अंडे, मांस, और ग्लास में क्या है? दूध है। तो ये सब स्रोत जंतुओं से मिलते हैं। यानी ये दो मुख्य स्रोत हैं जो हमारे भोजन की आपूर्ति करते हैं। बच्चों, इसी में अब आगे चलते हैं। अब बात आती है कि खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता क्यों है, क्यों पड़ी हमें इस पे चर्चा करने की और पढ़ने की। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की आबादी या विश्व की ही आबादी की बात कर लें तो तेज़ी से बढ़ रही है। हम लोग जहाँ आज़ादी के समय 30 करोड़ थे, वहाँ अब कितने हो गए हैं, बता सकते हैं कोई? 130 करोड़, और 130 करोड़ को भी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो उस बढ़ती जनसंख्या के भोजन की आपूर्ति के लिए हमें सुधार की आवश्यकता है। दूसरा,
सिर्फ पेट भरना ही मकसद नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हर की थाली में पोषक तत्व युक्त भोजन हो, ये भी आवश्यक है। तो दूसरा ज़रूरत है सुधार के लिए पोषण सुरक्षा, यानी हर को पोषक पदार्थ मिले। इसके बाद क्या है? खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता। खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता। तो खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की क्यों आवश्यकता है? एक तो हम कृषि प्रधान देश है हमारा, और इतना उपज करें कि हम आयात के बजाय निर्यात करें। साथ साथ हमारा बफर स्टॉक रहे। बफर स्टॉक का मतलब आप समझते हैं, जो भविष्य के लिए या ज़रूरत के समय जब हम इस्तेमाल करते हैं उसे बफर स्टॉक कहते हैं। जैसे अपने घरों में हम आपातकाल के लिए पैसे, अनाज रखते हैं ना। और कोरोना काल की बात तो सबको याद होगी कि कैसे हम लोग भाग भाग के अपने घरों में सामानों को एकत्रित किए थे। तो वो जो एकत्रित करते हैं भविष्य के लिए हम लोग सामान, उसे ही बफर स्टॉक कहते हैं। तो इसीलिए खाद्य उत्पादन में निर्भरता के लिए हमें संसाधनों में सुधार की आवश्यकता है। दूसरा और अंतिम पॉइंट जो है, निर्यात की संभावना, आर्थिक सुधार होगा। तो इन प्रमुख बिंदुओं के लिए हमें खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता है। बच्चों, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं कि क्यों आवश्यकता हमें पड़ी है खाद्य संसाधनों में सुधार की। तो ये बहुमूल्य पॉइंट हैं, आप लोग ज़रूर इसे याद रखिएगा ताकि आपके प्रश्न छूटे नहीं और आप इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं कि कैसे कैसे सुधार किया जा सकता है। बच्चों, हम लोग पूर्व में जानते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयास से फसल उत्पादन में वृद्धि कुछ सीमा तक हुई है। जैसे बात हम लोग करेंगे हरित क्रांति की। आप लोग सभी जानते हैं कि 60-70 के दशक में हमारे यहाँ हरित क्रांति हुई थी। और हरित क्रांति के जनक भी भारत में किसको कहा जाता है? सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एम.एस. स्वामीनाथन, जिनकी पिछले वर्ष ही लगता है मृत्यु हुई थी। तो एम.एस. स्वामीनाथन का बहुत बड़ा रोल है हरित क्रांति लाने में और भारत को बहुत हद तक खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए, हरित क्रांति की बात आई, बहुत वृद्धि हुई है। साथ साथ एक और रिवॉल्यूशन है, देखिए अगले पॉइंट में वो भी होगा, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र में आया है? दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। और जैसे हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, वैसे ही श्वेत क्रांति के भी जनक हैं हमारे देश में। उनका नाम आप लोगों को पता है, वो है वर्गीस कुरियन। और अमूल का नाम आप लोगों ने सुना है, सभी जानते हैं। तो अमूल जो गुजरात से श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी और वर्गीस कुरियन ने वहाँ बहुत बड़ा काम किया था दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। उनका बहुत बड़ा रोल है अपने भारत में। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इन उपायों से लेकिन हुआ क्या कि हमारी प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन हुआ, जिससे हुआ क्या, पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था बच्चों, तो सबसे ज़रूरी थी खाद्य संसाधनों की पूर्ति के लिए बात करना। तो हरित क्रांति तो आई। हरित क्रांति आई कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत कुछ किस्मों का इस्तेमाल करके, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके और ऐसे कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिससे पर्यावरण पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब आते हैं अगले बिंदु की ओर कि हमें उत्पादन तो चाहिए, पर क्या है, पर्यावरण का संतुलन न बिगड़े। उसको कह सकते हैं, जिसको कहते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमें चाहिए। यानी एग्रीकल्चर में सुधार तो चाहिए, पर बिना पर्यावरण को प्रभावित किए हुए, यानी इको फ्रेंडली सुधार हमें चाहिए। तो इसीलिए ये पॉइंट जो है, हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि फसल उत्पादन तथा उसकी सुरक्षा इस प्रकार हो कि पर्यावरण का संतुलन ना बिगड़े। क्योंकि इससे होगा क्या कि फिर फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी के बजाय फिर से कमी होना शुरू हो जाएगी।
बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। ये हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि हम कृषि प्रधान देश में जीते हैं और हमारे देश की करीब करीब 70% आबादी जो है जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। तो कृषि पर जब निर्भर हैं हमारे देश के लोग, तो उनकी अवस्था सुधारने के लिए, उनका जीवन यापन बेहतर हो, इसके लिए भी सुधार की आवश्यकता हो, ताकि हमारे किसान भी एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। बच्चों आगे बढ़ते हैं। कृषि से प्राप्त आय से ही हम सभी जानते हैं कि वो अपनी अन्य आवश्यकताओं की ही पूर्ति करते हैं। बच्चों वो अपने उत्पाद बेचेंगे, उससे पैसे जो आएंगे उसी से वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। अगर उनके उत्पाद से उन्हें पैसा ही कम मिलेगा तो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति, जो मूल आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सुधार की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आप यहाँ समझ गए होंगे कि क्यों आवश्यक है खाद्य पदार्थों में सुधार की। आगे बढ़ते हैं बच्चों अब। तो कृषि के क्षेत्र में लोगों की आय में वृद्धि भी होनी चाहिए, जिससे भूख की समस्या के अलावा अन्य समस्याओं का भी समाधान हो सके। अब भूख की समस्या के अलावा अन्य समाधान क्या क्या हैं? उनकी शिक्षा है, उनका रहन सहन का स्तर है, ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी आवश्यकताएं हैं कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की, जिनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा अगर खाद्य संसाधनों में हम लोग सुधार करेंगे तो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने पर क्या फायदा होगा वो है, देखिए, हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। संपूर्णीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण और संगठित कृषि प्रणालियां अपनानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के साथ कृषि इत्यादि। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि अब कैसे ये सुधार होगा, तो कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक कृषि प्रणाली को अपनाना होगा। यानी सिर्फ कृषि ही नहीं करना होगा, कृषि के साथ साथ कई अन्य कार्यों को भी करना होगा, जैसे पशुपालन, कुक्कुट पालन, कुक्कुट किसको कहते हैं? मुर्गी पालन को, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, यानी कृषि से ही जुड़े हुए जो अलग अलग प्रणाली है उसे भी अपनाना होगा। क्योंकि होगा क्या कि एक का वेस्ट दूसरे के लिए बेस्ट होगा, तो इस तरीके से एक के वेस्ट मटेरियल को दूसरे जगह हम यूटिलाइज करेंगे। और हमारे यहाँ क्या है कि जनसंख्या तो बढ़ रही है बच्चों, पर खेती की ज़मीनें तो नहीं बढ़ रही हैं। खेती की ज़मीनें तो निश्चित हैं, उसे बढ़ा वनों को भी हम ज़्यादा खेती के लिए काट नहीं सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण प्रभावित होगा। तो ऐसी ही प्रणालियों को अपना करके खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सुधार किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं। और अब आते हैं सबसे पहले फसलों पे के प्रकार पे, कि फसलें कितने प्रकार की होती है। तो जिनमें हम निखी चीज़ें प्राप्त करते हैं, पहला है जैसे अनाज है, इनमें गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा आदि सम्मिलित हैं। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दूसरा क्या है, दूसरे फसल से हमें क्या मिलता है? दूसरा फसल जैसे बीज है, पौधों में पाए जाने वाले सभी बीज खाने योग्य नहीं होते। जैसे सेब का बीज, चेरी का बीज या अमरूद का बीज, ऐसे बहुत सारे बीज हैं जिसको हम खाते नहीं हैं। खाने वाले बीजों में जैसे सरसों है, सोयाबीन है, तिल है, मूंगफली है, और इन सब से हमें क्या मिलता है? हमें वसा प्रदान होता है, फैट मिलता है। आगे और देखते हैं कि क्या मिलता है। और तीसरा जो है प्रमुख घटक जिसमें दालें हैं, इसमें चना, मटर, काला चना, हरा चना, मसूर, ये सभी हमें प्रोटीन प्रदान करते हैं। यानी दालों की जितने वैरायटी हैं वो हमें प्रोटीन देते हैं। यानी प्रमुख फसलों को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे हैं। एक से हमें कार्बोहाइड्रेट मिला, दूसरे से वसा मिला, और तीसरे से प्रमुख है।
और एक और अगर आप लोग चाहें तो इसे जोड़ सकते हैं कि वो है फल और सब्जियां, जिनके फल खाते हैं और कुछ के फलों में बीज भी खाते हैं, जैसे नट्स वगैरह हैं। तो ये हमें विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं। तो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल करते हैं 5 पोषक तत्व: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और मिनरल्स। तो सब्जियों और फलों के साथ हमारे ये सारे पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है, जो अभी आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पर। सब्जियां, मसाले व फल ये हमें विटामिन तथा खनिज लवण प्रदान करते हैं। इस तरह से विभिन्न फसल उत्पादों से हमारे सारे पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। बच्चों, अब आगे चलते हैं। फल की बात तो मैं कर ही ली। अब आते हैं बच्चों यहाँ फल पर। एक बात, फल और सब्जियों में एक बात मैं आपको के साथ शेयर करना चाहूँगी कि फल जैसे आम है, सेब है, चेरी है, केला है, तरबूज है और ऐसे बहुत सारे फलों के नाम सुनते होंगे जो बाहर से आते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ ज़रूर आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि आपके आसपास जो भी फल सब्जियाँ उगती हैं या उगाई जाती हैं कि हमारे किसानों के द्वारा, तो वही हम अगर इस्तेमाल करें तो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी ज़्यादा होगा, हमारा पैसा भी कम खर्च होगा, साथ साथ उसके ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बचेगा, ट्रांसपोर्ट करने में जो हमारी एनर्जी जाती है वो बचेगा। तो ये पर्यावरण के अनुकूल भी होगा अगर हम लोकल उत्पादों को इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे सेब दूर से आता है तो सेब का अल्टरनेटिव हमारे यहाँ अमरूद भी तो होता है। तो ऐसे उत्पादों को हम तैयार करें और ऐसे उत्पादों की आप भी लिस्ट बनाएं कि बाहर से आने वाले कौन से फल और सब्जियां हैं और हमारे उसके अल्टरनेटिव उगने वाले कौन सी फल और सब्जियां हैं, जिससे करीब करीब वही पोषक तत्व की हमें आपूर्ति होती है। तो अगली कक्षा में मैं ज़रूर पूछूंगी कि क्या आपने ऐसे सब फल और सब्जियों का लिस्ट बनाया या नहीं। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। फसलों के लिए और किन बातों पे चर्चा करने की आवश्यकता है। मसाले तक तो बच्चे हम लोग पढ़ ही लिए थे। मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, धनिया। चारा फसलें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम लोगों को तो पशु से भी तो खाद्य आपूर्ति होती है। तो पशु कैसे ज़्यादा दूध देंगे, तो उसके लिए कई तरह की घासें हैं जो हम लोग पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद मिले तैयार करते हैं। जई है, सूडान है, बरसिम घास है, जो पशुधन के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऐसे चारे को भी खेतों में उगाया जाता है और आपूर्ति की जाती है। तो फसलें इतने टाइप में आपको विभाजित हुई बच्चों। इसमें से किसी भी चार को कभी कभी लिखने के लिए नाम आता है, तो आप लोग इन 7 में से किसी को भी आप याद रख सकते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फसल चक्र। फसल चक्र क्या है? तो सभी फसलों को अपनी वृद्धि तथा जीवन चक्र करने के लिए अलग अलग परिस्थितियों में तापमान, नमी तथा अलग अलग सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है। बच्चों, अब जाड़े की फसल को अगर हम गर्मी में बो दें तो क्या होगा? वो होएगा। तो दीप्ति काल जो पढ़े, फोटो पीरियड जिसको कहते हैं, कि हर फसल के लिए सूर्य की रोशनी के एक निश्चित तापमान की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जाड़े की फसलें जाड़े में होते हैं, उस समय उसको सूर्य के रोशनी के कम तापमान की ज़रूरत होती है। और गर्मी की फसलें गर्मी में होती हैं क्योंकि उसे उस समय ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है उसके फूल और फल को विकसित होने के लिए। तो इसीलिए अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। अब ये फसल कौन कौन से हैं, इसको आगे देखते हैं। बच्चों, मौसम के अनुसार 2 प्रकार के फसल होते हैं। पहला, खरीफ फसल। ये फसल बरसात में बोया जाता है और जाड़े के मौसम में काटा जाता है, जून से अक्टूबर तक। जैसे आप लोग देख पा रहे, उदाहरण के तौर पर मकई, बाजरा, ज्वार, धान। बच्चों, आप जाते हैं कभी कभी गांव? अगर नहीं जाते हैं तो ज़रूर कभी कभी छुट्टियों में जाया कीजिए, ताकि इन फसलों को आप देख पाएँ और समझ पाएँ कि कब कैसे इनको ग्रोथ होता है। और उन किसानों से भी मिलिए जो किसान इसे उत्पादित करते हैं।
तो ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ धरातल पे आपको मिलेंगी किसानों के द्वारा कि कब वो बोते हैं, कब काटते हैं, कब कैसे वो उत्पादन करते हैं, और उसका चार्ट भी बनाइए। बड़ा मज़ा आएगा जब भी आप गांव जाएंगे और ऐसी छोटी छोटी बातें आप किसानों से इकट्ठा करेंगे, तो आप उनकी आर्थिक स्थिति को भी समझ पाएंगे, उनकी परेशानियों को भी समझ पाएंगे। इससे फ़ायदा होगा कि जब आप खाना खाएंगे तो अपनी थाली में अनाजों को छोड़ने में 1000 बार सोचेंगे और फिर खाना बर्बाद नहीं करेंगे, और हर खाना बनाया हुआ आपको अच्छा लगेगा और स्वादिष्ट लगेगा जब उसके पीछे की मेहनत को देखेंगे। तो चलिए अब दूसरे फसल को देखते हैं। दूसरा है रबी फसल। ये फसलें नवंबर से अप्रैल तक के महीने में उगाई जाती हैं, यानी जब खरीफ फसल समाप्त होता है तब रबी फसल की शुरुआत होती है। इसीलिए इन्हें सर्दी के फसल भी कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसलें हैं। यानी मोटा मोटी आप याद रख सकते हैं कि सारी दलहनी फसलें और तेल देने वाले फसलें जो है वो जाड़े में उगाई जाती हैं और गर्मी में काटी जाती हैं, जिन्हें रबी फसल कहते हैं। आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं उन फसलों के रूप। बच्चों, इन तस्वीरों को मैंने ऐड किया है कि आप इनको देख करके पहचान सकें और समझ सकें कि ये रबी फसल है। कभी कभी तस्वीरें देख करके भी प्रश्न आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं, या लिखना होता है कि तस्वीरें दे दी जाएंगी और दिया जाएगा कि इन्हें पहचानिए और इनके नाम लिखें। तो आप पहचानना भी ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फसल उत्पादन में सुधार किन किन स्तर पे होना चाहिए ताकि ये सुधार बेहतर हो। तो उस फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। तो कोई भी जब हम कार्य करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, एक चाय ही अगर आप बनाते हैं तो पहले आप क्या करते हैं, बर्तन लाते हैं, पानी लाते हैं, दूध इकट्ठा करते हैं, चाय पत्ती और चीनी, तब सुधार करते हैं। उसी तरह सुधार में कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए तो उसको समझेंगे, फिर एक एक करके सब पर कार्य किया जाएगा ताकि वो सुधार ज़मीनी स्तर पर उतर सके। तो सुधार के उन बिंदुओं को देखते हैं। तो पहला है फसल की किस्मों में सुधार। किस्मों में सुधार करने से होगा कि अच्छी किस्में आएंगी जिससे उत्पादन बेहतर होगा। उसमें किस्मों में कई प्रकार होंगे जिसकी विस्तृत जानकारी हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा है फसल उत्पादन प्रबंधन। अब किस्म में सुधार कर लिए तो उत्पादन करने में किन किन बातों का ध्यान हो जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद मिल सके, यील्ड बढ़ सके। उसके बाद है फसल सुरक्षा प्रबंधन। उत्पादन तो हो गया, लेकिन बाद में उस उत्पाद को कैसे सुरक्षित रखें, इस पे भी कार्य करने की आवश्यकता होगी। यानी खेतों से सुरक्षा भी कैसे हो उस अनाज का, उस पे भी बात है। तो इन 3 प्रमुख बिंदुओं में विभाजित किया गया है उत्पादन में सुधार को। अब एक टर्म आता है संकरण, जिसे कहते हैं ब्रीडिंग। विभिन्न आनुवांशिक गुणों वाले पौधों के बीच संकरण करके उन्नत वाले पौधे तैयार करने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। यानी आनुवांशिक गुण, बच्चे आप आनुवांशिक गुण अभी ही आप पढ़े हैं कोशिका वाले चैप्टर में कि आनुवांशिक गुण क्या है। यानी माता पिता से जो गुण उनके बच्चों में आता है उसे हम आनुवांशिक गुण कहते हैं। तो हर पौधे में कुछ न कुछ आनुवांशिक गुण होते हैं। जैसे अब यहाँ सिंपल सा एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाना चाहूँगी आपको। जैसे करेला है। अब करेला तो उसमें कड़वाहट होती है, तो बहुत बच्चे खाना उसे पसंद नहीं करते हैं। अगर इस करेले में इसका पौष्टिक गुण भी रह जाए और इसके स्वाद में अगर थोड़ा परिवर्तन ला दिया जाए, मान लीजिए इसे कद्दू का स्वाद मीठा होता है और कद्दू से इसे क्रॉस करके एक नया वैरायटी बना दिया जाए जिसमें करेले की कड़वाहट घट जाए और बाकी उसके पोषक तत्व उसमें रहें, तो ये विधि जो अगर कद्दू से क्रॉस करने के बाद एक नए करेले का वैरायटी जो तैयार होगा, इसे ही पादप संकरण
प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। और बच्चों, उन्नत किस्मों का तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत तरीकों में कि ड्रॉट रेसिस्टेंट, सूखे से लड़कर सूखे में भी उत्पादन कैसे हो सके, डिजीज़ रेसिस्टेंट वेराइटी, लेट वेराइटी, अर्ली वेराइटी, यानी ऐसी कई किस्मों को, अन्न के कई किस्मों को तैयार किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से। अब जैसे आम का, एक छोटा आम है, उसका टेस्ट अच्छा है पर वो छोटा है, और एक बड़ा आम है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है पर साइज़ बड़ा है। अब इन दोनों के बीच क्रॉस करा दिया जाए तो जो क्रॉस वेराइटी होगा, जो उन्नत किस्म जिसे हम कह रहे हैं, तो क्या होगा, वो आम का साइज़ भी बड़ा होगा और उसका टेस्ट अच्छा होगा। तो मार्केट में जब वो आएगा आम, तो क्या होगा, हर कोई उस आम को खरीदेगा। तो इस तरीके से उत्पाद बढ़ गया। अब छोटे आम वाले को कितना भी होगा तो उत्पाद, एक आम के बजाय लोग 10 आम खाएंगे, ऐसे एक ही आम से पेट भर जाएगा लोगों को। तो इसलिए कई लेवल पर उन्नत किस्में तैयार की जाती हैं और इसे ही संकरण कहते हैं। यानी वांछित कैरेक्टर वाले, वांछित गुणों वाले दो फसलों के बीच में क्रॉस करा के जो नया वैरायटी हम तैयार करते हैं, उसे इस विधि को हम संकरण कहते हैं। और नया जो वैरायटी आया उसे उन्नत बीज या उन्नत पौधे कहते हैं। तो बच्चों, हम समझ रहे हैं कि संकरण को आप लोग यहाँ बेहतर समझ गए होंगे। तो बच्चों, थोड़ा तो संकरण को आप लोगों ने यहाँ समझा होगा। संकरण से जुड़ी हुई गतिविधि हम लोग संकरण से जुड़ी हुई गतिविधि हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। और गृह कार्य के रूप में मैं आप लोगों को यहाँ कुछ लिखने के लिए नहीं दे रही हूँ, कुछ लाने के लिए दे रही हूँ। क्या लाने के लिए? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। आप लोग बच्चों, विभिन्न तरह के आपके स्कूल आने के रास्ते में जिन पौधों के फूल मिलेंगे, जैसे अगर रास्ते में आसानी से, जैसे आपके घरों में भी उगाए जाते हैं, उड़हुल के फूल हैं। उड़हुल का मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो फूल बड़ा होता है, उसके सारे फ्लोरल पार्ट्स हैं जो बड़े होते हैं, आसानी से दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत सारे फूलों को लेके आइएगा, लेकिन फूलों के साथ साथ आप लोग बड स्टेज में भी, बड मतलब कली, तो कली और फूल दोनों लेकर आइएगा। तो अगले दिन संकरण कैसे कराते हैं, इस गतिविधि को हम लोग आपके साथ कक्षा में करके देखेंगे कि संकरण आखिर होता कैसे है, कैसे हमारे वैज्ञानिक खलिहानों में, खेतों में बड़े स्तर पर करके हमारे लिए नए नए उन्नत किस्में लाते हैं डिफरेंट वैरायटी के। तो आपकी वैज्ञानिकों के मेहनत को भी बच्चों आप समझ पाइएगा इस गतिविधि के द्वारा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में कलियों और फूलों के साथ एक गतिविधि में। तब तक के लिए धन्यवाद।